हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ्स एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर ओनली बोर्ड क्लास से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसमें आपकी कक्षा 8 है, 10th है और 12th है। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो क्लास 8th के परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे आज के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह, ये सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए। ये बहुविकल्पात्मक एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सक्रिय धातु जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। हमारे ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, जिंक और फास्फोरस। अब देखिए यहाँ पर सक्रिय अधातु के बारे में पूछा गया है। तो देखिए सोडियम, पोटेशियम और जिंक ये तीनों धातुएं हैं। इनमें से केवल एकमात्र अधातु है फास्फोरस, और ये वायु में जब इसको हम खुला रखते हैं तो ये आग पकड़ लेती है। तो हमारा जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, अर्थात हम कोष्ठक में द भर देंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, सक्रिय धातु जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। देखिए पहला जो प्रश्न था वो था सक्रिय अधातु से संबंधित, और दूसरा प्रश्न जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, लेकिन इसमें पूछा है सक्रिय धातु के बारे में जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। अंतर बहुत ही कम है। तो देखिए सक्रिय अधातु था फास्फोरस, लेकिन यहाँ पर सक्रिय धातु के बारे में पूछा गया। हमारे ऑप्शन है सोडियम, लोहा, जिंक और फास्फोरस। अब इनमें से तीन धातुएं हैं, सोडियम भी धातु है, लोहा भी धातु है और जिंक भी धातु है। लेकिन इसमें से केवल मात्र जो सोडियम है, हमारा जो ए ऑप्शन है, वही एकमात्र ऐसी धातु है जिसको अगर हम वायु में खुला रख देंगे तो वो नमी से क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेगी। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो ए बिल्कुल सही है, हम कोष्ठक में ए भर देंगे। तो देखिए इनमें अंतर आपको समझना चाहिए, प्रश्न को बारीकी से समझना चाहिए ताकि आप उसका बिल्कुल सही उत्तर लिख सकें। अधातु के बारे में पूछा जाए तो फास्फोरस देंगे, और अगर सक्रिय धातु के बारे में पूछा जाए तो सोडियम भी हो सकता है, और अगर आपके ऑप्शन में सोडियम ना होकर के पोटेशियम हो तो वो भी इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले की बात चर्चा चल रही थी कि ऐसी सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसको खुला रख देंगे तो आग पकड़ लेगी। इसलिए सोडियम धातु को सामान्य ताप पर एक द्रव के अंदर रखते हैं ताकि वो नमी से क्रिया ना कर सके, नमी के संपर्क में ना आ सके। तो सोडियम धातु को हम रखते हैं, यहाँ पर हमारे ऑप्शन है क्या पेट्रोल में रखेंगे या जल में रखेंगे। जल से तो क्रिया करके वैसे ही आग पकड़ लेता है, तो ना पेट्रोल में रखेंगे ना जल में रखेंगे। तो हमारा जो तीसरा स ऑप्शन है मिट्टी का तेल, इस मिट्टी के तेल में उसको रखेंगे क्योंकि नींबू के रस में भी वो आग पकड़ लेगा। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है मिट्टी का तेल, कैरोसिन, कैरोसिन भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर हम कोष्ठक में स ऑप्शन भर देंगे, मिट्टी का तेल। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कई प्रश्न आपको आपका जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें देखने को मिलेंगे। अतः सभी वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखें, समझें, उन्हें याद करें। सभी वीडियो में मैं परीक्षा उपयुक्त प्रश्नों पर ही चर्चा कर रहा हूँ आजकल। तो देखिए चौथा प्रश्न है, जल का सूत्र होता है। यहाँ हमारे ऑप्शन है O2। देखिए O2 जो है वो ऑक्सीजन का होता है। जब तक हमें पूरा पता नहीं होगा तब तक हम सही ऑप्शन पे उत्तर या सही ऑप्शन पे निशान नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन O2, O2 बोलते हैं हम ऑक्सीजन को, जिसको कि हम श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर लेते हैं।
तो ये तो जल का सूत्र नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं CO2। CO2 का जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसे हम श्वसन में बाहर निकालते हैं, तो ये भी जल का सूत्र नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारे H2O, बिल्कुल यही हमारा जो है जल का सूत्र होता है, अर्थात हम जो है वो कोष्ठक में स भर देंगे। चौथा तो सभी है, द है जो ऑप्शन है वो सभी, तो सभी तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा जो स ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अब हमारे कुछ रिक्त स्थानों पर। आपके प्रश्न जो पेपर होगा उसमें कुछ प्रश्न आपके बहुविकल्पात्मक जो कोष्ठक में भरने वाले आएंगे, कुछ आपके रिक्त स्थान भी आएंगे। तो रिक्त स्थान जो है ये भी सभी रिक्त स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आपके शुरू में रिक्त स्थान है, जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। अब यहाँ पर आपको खाली स्थान में भरना है उस चीज का नाम जो जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करेगा। तो तीव्र अभिक्रिया करता है सोडियम धातु, सोडियम भी और पोटेशियम धातु। तो यहाँ पर हम या तो सोडियम भरेंगे या पोटेशियम भरेंगे, दोनों आपके बिल्कुल सही हैं, आपको गलत नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में भर देंगे, ये सॉरी रिक्त स्थान में भर देंगे सोडियम। सोडियम धातु जो होती है वो जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेती है। जैसे ही सोडियम पर हम थोड़ा सा भी जल डाल देंगे तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। जल से जो है वैसे आग बुझती है, लेकिन सोडियम पर अगर अपन जल डाल देंगे तो आग पकड़ लेता है। चलिए दूसरा जो खाली स्थान है उस पर चर्चा करते हैं। भूकंप मापने वाले स्केल को कहते हैं। देखिए भूकंप मापने वाला अगर यंत्र पूछे तो आपको खाली स्थान में भरना था सीस्मोग्राफ, लेकिन यहाँ पर भूकंप मापने वाले स्केल के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर उस स्केल का नाम होता है रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल। अगर आपको लिखने में दिक्कत आए तो जैसा कि आप जानते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं रिक्त स्थानों के सभी आंसर जो हैं वो नीचे लिख देता हूं, जैसा कि ये नीचे आपको दिख रहे हैं इसके उत्तर। तो ये इसमें दूसरे वाले में आप भर देंगे रिएक्टर स्केल। चलिए तीसरे रिक्त स्थान की चर्चा करते हैं। यहाँ शुरू में खाली स्थान है, एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है, तो वो है कोलतार। ये कोलतार जो होता है ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। चौथा जो रिक्त स्थान है वो है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके तक गर्म करना आवश्यक होता है। देखिए ईंधन तभी जलेगा जब उसको हम उसके ज्वलन ताप तक गर्म करेंगे। जिसका ज्वलन ताप जितना कम होगा वो उतना ही जल्दी जलने लग जाएगा। जैसे लकड़ी को आप जलाते हो, उसके नीचे तिल्ली लगाते हो, तो क्या वो एकदम से जलने लग जाता है क्या? नहीं, क्योंकि लकड़ी का जो ज्वलन ताप होता है वो ज़्यादा होता है। तो पहले उसको कुछ देर तक जो है उसके नीचे कागज वगैरह लगाते हैं, कुछ देर तक जलाते हैं, तो वो अपने ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है और जलने लग जाता है। पेट्रोल वगैरह जो है इनका ज्वलन ताप कम होता है, तो ये जैसे ही इनको तिल्ली दिखाते हैं ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। ज्वलन ताप तक गर्म करते ही वो आग पकड़ लेता है। यहाँ हमारे जो है रिक्त स्थानों पर भी चर्चा जो है समाप्त हो रही है। अब इसी प्रकार से आपके जो प्रश्न पत्र होगा बोर्ड का, उसमें कुछ सही गलत यानी सत्य और असत्य आएंगे। तो सही कथन के सामने आपको सत्य लिखना है या टी लिखना है, और गलत कथन के सामने आपको असत्य लिखना है या एफ लिखना है। अब हमारा जो पहला जो सत्य असत्य है वो है सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो ये जो कथन है वो असत्य है। अगर यहाँ पर जैसे दूसरा देखिए, सामान्य धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है, तो ये सत्य है। अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। मैं एक तरीके के जो प्रश्न होते हैं उन्हें एक साथ लेता हूं ताकि आप उनका अंतर आसानी से समझ सकें, बच्चा उसको अच्छी तरीके से उस पर चिंतन और मनन कर सके, उसका अंतर समझ सके। देखिए प्रश्न 1 और 2 देखिए, आप अच्छे से गौर से देखिए।
सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो ये कथन असत्य है। इसके आगे हम असत्य लिख करके एफ भी लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न में सामान्यतः धातुएं, अधातु की जगह यहाँ क्या है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो तीसरा हमारा जो खाली सत्य असत्य है वो है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो बिल्कुल ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है कि कोलतार में विभिन्न पदार्थ मिले हुए होते हैं। चौथा प्रश्न जो है, मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए मिट्टी का तेल जो होता है केरोसिन, ये जीवों का अंश ही होता है। जो जीव जमीन के पृथ्वी के उथल पुथल होने के कारण जो जीव जमीन के नीचे दब गए थे और नीचे की गर्मी और ऊपर के दाब के कारण वो तेल में परिवर्तित हो गए, तो उसमें मिट्टी का तेल भी होता है, डीजल भी होता है, पेट्रोल भी होता है। ये सभी जीवाश्म ईंधन है क्योंकि ये जीवों के अंश से बनते हैं। देखिए जीवाश्म का जब संधि विच्छेद करेंगे एक तरीके से, तो जीवाश्म अर्थात जीवों का अंश, यानी जीवों का अंश हो गया एक तरीके से, जीवों से वो बनता है, इसलिए उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पर उसने उल्टा लिखा है कि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये एक असत्य कथन है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, तो यहाँ पर हम असत्य लिख करके एफ लिख देंगे। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न जो आता है, और निश्चित रूप से एक प्रश्न आपका कॉलम मिलान का आएगा कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपके जो हैं, एक तरफ आपके कॉलम ए के जो हैं वो लिखे हुए होंगे, दूसरी तरफ कॉलम बी के लिखे होंगे, और आपको उनको मैच करना है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ, देखिए कॉलम ए में लिखा हुआ है वनोन्मूलन। अब आप जानते हैं वनोन्मूलन क्या होता है, वनों का काटना। किसी भी कारण से हम वनों को काटते हैं तो उसे हम वनोन्मूलन कहते हैं। तो यहाँ पर वनोन्मूलन को हम मैच करेंगे इधर कॉलम बी में वनों का समाप्त होना, अर्थात वनोन्मूलन को हम मैच कर देंगे सी से, वनों का समाप्त होना। दूसरा जो लिखा हुआ है वो सूखा लिखा हुआ। अब सूखा कब पड़ेगा, जब वर्षा में कमी आएगी, तो सूखा को हम मैच कर देंगे वर्षा दर में कमी, अर्थात बी से मैच कर देंगे, बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है। दूसरे का सूखे का उत्तर उसके बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सामने से ही उसको मैच कर देंगे। तीसरा लिखा हुआ आपका पुनः वन रोपण, पुनः मतलब दोबारा, वन रोपण मतलब वनों को उगाना, रोपण मतलब उगाना। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, पुनः मतलब दोबारा, वन, वन का मतलब वन, और रोपण मतलब उगाना, यानी पुनः पेड़ों को उगाना या नए वृक्षों का रोपण करना। तो यहाँ पर तीसरे को जो मैच कर देंगे वो हम मैच कर देंगे या मिला देंगे डी से, लाइन खींच के मिला देंगे, तीसरे से लाइन खींचेंगे और डी से उसको मिला देंगे, नए वृक्षों का रोपण। और अब इधर बच गया मरुस्थलीकरण और इधर ऑप्शन बच गया ए, तो बिना देखे ही उसको जो है मरुस्थलीकरण को हम मिला देंगे ए से, उर्वर भूमि का मरुस्थल में बदलना, यानी जो उपजाऊ भूमि है वो जब मरुस्थल में बदलती है तो उसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे। इसी प्रकार से आपके कुछ अतिलघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे और एक या दो आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर अतिलघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं। तो हमारा जो अतिलघुत्रात्मक प्रश्न है वो है मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर था आपके मरुस्थलीकरण, जिसको कि आपने मैच किया था। देखिए मरुस्थलीकरण क्या था, उर्वर भूमि मतलब उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में बदलना, इसे हम कहते हैं मरुस्थलीकरण। तो यहाँ पर भी वही है, इसी तरीके से इसकी हम परिभाषा खुद बनाएंगे। मरुस्थलीकरण, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी की ऊपरी परत हटने से, जो मिट्टी है हमारी खेतों की जो मिट्टी होती है, मान लीजिए खेतों की जो ऊपरी मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, और अगर वो उपजाऊ मिट्टी, उस ऊपर वाली जो मिट्टी को अगर हम हटा दें तो नीचे वाली जो मिट्टी होगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधा नहीं उगेगा।
तो जब पेड़ पौधा ही नहीं उगेगा तो वो जो जगह होगी वो बिल्कुल वृक्षों से हीन हो जाएगी, अर्थात वो एक तरीके से मरुस्थल में बदल जाएगी। तो यहाँ पर इसको इसी तरीके से लिखेंगे कि मृदा की ऊपरी परत हटने से इसकी ह्यूमस तथा उर्वरता नष्ट हो जाती है। मतलब उसका जो ऊपर का जो ह्यूमस होता है वो भी नष्ट हो जाएगा और उसकी उर्वरता भी नष्ट हो जाएगी, मतलब उपजाऊ क्षमता भी उसकी नष्ट हो जाएगी, फिर उसमें कुछ भी नहीं उगेगा। इससे भूमि मरुस्थल में बदल जाएगी और भूमि में कुछ कोई पेड़ ही नहीं उगेगा तो भूमि किस में बदल जाएगी? मरुस्थल में बदल जाएगी। और भूमि का मरुस्थल में बदलना इसे ही हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है आपके बोर्ड क्लासों में पिछले सालों में। तो इस वर्ष भी ये, पिछले साल नहीं आया है तो इस वर्ष इसके आने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक का बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।